हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी में अध्याय 2 में कवक के बारे में पढ़ेंगे। कवक के प्रमुख लक्षण और कवक का वर्गीकरण। लेक्चर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटिस्टा जगत का प्रमुख लक्षण और उसका वर्गीकरण। ठीक है, जैसे प्रोटोजोआ है, उसमें यूग्लिनॉइड है और प्रोटोजोन्स हैं, अमीबॉयड हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। लेकिन आज हम लोग अगला जो जगत है व्हिटेकर का, ठीक है, कवक जगत या फंजाई जगत जिसको कहते हैं, तो फंजाई जगत का प्रमुख लक्षण और उसका वर्गीकरण आज हम लोग स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या स्टडी किया, मोनेरा और प्रोटिस्टा, और ये तीसरा जगत है कवक या फंजाई जिसको कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। तो कवक को ही हम लोग क्या कहते हैं, फंजाई कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसे फंगी भी प्रोनाउंस करते हैं। तो इसका प्रमुख लक्षण क्या होगा, देखिए। कवक सामान्यतः नम और छायादार स्थानों पे उगते हैं। कहाँ पे उगते हैं, नम और छायादार स्थानों पे उगते हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे, वह उनका आवास कहलाता है, और ये नम छायादार स्थानों पर उगते हैं। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या कहते हैं, कवक विज्ञान कहा जाता है। कवक विज्ञान। ठीक है, इंग्लिश में इसको माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी, कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा, कवक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक साइंटिस्ट हैं जिनको कवक विज्ञान का पिता कहा जाता है, पी एंटोनियो माइकेली। ठीक है, पी एंटोनियो माइकेली को कवक विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, कवक विज्ञान का पिता। ठीक है, समझ में आया। जिसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाएगा उसको कवक विज्ञान या माइकोलॉजी, और कवक विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है, पी एंटोनियो माइकेली को। ठीक है, तो इसी तरह से भारतीय कवक विज्ञान का पिता ई.जे. बटलर, ठीक है, ई.जे. बटलर को भारतीय कवक विज्ञान का पिता कहते हैं। भारतीय कवक विज्ञान का पिता। ठीक है, याद रखेंगे, पी एंटोनियो माइकेली को कवक विज्ञान का पिता और ई.जे. बटलर को भारतीय कवक विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कवक के क्या प्रमुख लक्षण होंगे। तो कवक कहाँ पे पाए जाएंगे, नम और छायादार स्थानों पे। ये जल में भी पाए जा सकते हैं और स्थल पर भी पाए जा सकते हैं। कवक विषमपोषी कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी होने का मतलब ये होता है कि ये अपने भोजन का निर्माण स्वतः नहीं कर सकते। तो ये भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहेंगे। किस पे रहते हैं, ये किसी दूसरे जीव से भी भोजन प्राप्त करते हैं। तो विषमपोषी में ये परजीवी प्रकार के भी हो सकते हैं। किस प्रकार के, परजीवी प्रकार के। और कवक मृतोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, मृतोपजीवी, अर्थात ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं।
तो जो जीव क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों से भोजन अवशोषित करते हैं या प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। ठीक है, तो कवक विषमपोषी प्रकार के होते हैं। विषमपोषी में ये परजीवी और मृतोपजीवी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, अगला प्रमुख लक्षण क्या होगा। कवक की अगर हम संरचना की बात करते हैं तो कवक की संरचना एक कोशिकीय, कैसी, एक कोशिकीय या धागे जैसी, या धागे जैसी होती है। कैसी होती है? एक कोशिकीय या धागे जैसी होती है। ठीक है, कुछ कवक का आकार भिन्न भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः कैसी होती है? धागे जैसी या एक कोशिकीय होती है। तो जो एक धागा होता है, एक धागे जैसी संरचना होती है, उस संरचना को कवक सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक सूत्र। कवक सूत्र को इंग्लिश में हाइफी कहा जाता है। एक धागे जैसी संरचना को क्या कहते हैं? कवक सूत्र। ध्यान से देखिए, ये एक सूत्र जैसी या एक तंतु जैसी संरचना दिख रही है। यह एक क्या है? यह एक कवक सूत्र है या एक हाइफी है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, जब क्या होता है, ये कवक सूत्र आपस में समूह बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? समूह बना लेते हैं। तो उस संरचना को कहा जाता है कवक जाल। कवक जाल। ठीक है, इंग्लिश में इसे माइसीलियम कहा जाता है। कवक जाल को क्या कहते हैं? माइसीलियम। यहां पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे कवक सूत्र आपस में क्या हो गए हैं? जुड़ गए हैं और सभी ने एक जाल के जैसी संरचना बना दी है या एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है। तो इस संरचना को क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं या कवक जाल कहते हैं। ठीक है, तो एक धागे जैसी संरचना को कवक सूत्र और इसके कवक सूत्र के समूह को क्या कहते हैं? कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, देखिए, ये कवक सूत्र या माइसीलियम दो प्रकार के होते हैं। कवक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, आगे ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक प्रकार होता है अपटीय। ठीक है, कैसा? अपटीय। जब कवक सूत्र में कोई भी पट या सेप्टा उपस्थित नहीं होता तो हम कहते हैं कि कवक सूत्र कैसा है? अपटीय। कैसा है? अपटीय। अपटीय कवक सूत्र। अपटीय कवक सूत्र। देखिए, ये कवक सूत्र कैसा है? अपटीय। यहाँ पे इसमें एक ही संरचना में बहुत सारे केंद्रक उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यह बहुकेंद्रीय कैसी संरचना हो गई? बहुकेंद्रीय संरचना हो जाती है। इस स्थिति को कहा जाता है संकोशिकीय। क्या कहते हैं? संकोशिकीय। ठीक है, इंग्लिश में इसको सिनोसिटिक कहते हैं। सिनोसिटिक कंडीशन। ठीक है, संकोशिकी या सिनोसिटिक। ठीक है, यहाँ पे एक ही सूत्र में बहुत सारे केंद्रक होते हैं या बहुकेंद्र की संरचना होती है। ठीक है, इस
कवक सूत्र को क्या कहेंगे? अपटीय कवक सूत्र। यह कैसा है? अपटीय, क्योंकि इसमें कोई भी पट उपस्थित नहीं है। पट का मतलब इनके बीच में कोई भी बैरियर या कोई भी सेप्टा, ठीक है, कोई दीवार उपस्थित नहीं है। दूसरा जो प्रकार है वो होता है पटीय कवक सूत्र। कैसा? पटीय कवक सूत्र। देखिए ये कैसा होता है, ये सूत्र है। अब यहाँ पे इसमें बहुत सारे केंद्रक हो गए। अब इनके बीच में क्या होता है? यहाँ पे पट उपस्थित होता है। क्या उपस्थित है? इसको हम कहते हैं पट। पट को इंग्लिश में कहा जाता है सेप्टा, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में एक पट उपस्थित होता है, तो इसलिए इस कवक सूत्र को कहते हैं पटीय कवक सूत्र, ठीक है। पटीय का मतलब होता है सेप्टेट। इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेप्टेट। मतलब सेप्टा यहाँ पे क्या होता है? उपस्थित होता है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं सेप्टेट और इसको कहते हैं एसेप्टेट। समझ में आया? यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बहुकेंद्र की संरचना है और यहाँ पे एक केंद्र की संरचना है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के सेप्टा पाए जाते हैं कवकों में, ठीक है। विभिन्न प्रकार के कवक में ये अलग अलग प्रकार के कवकों में अलग अलग जो कवक सूत्र हैं वो उपस्थित होते हैं, ठीक है। अगला प्रमुख लक्षण क्या होगा कवक का? देखिए, तो इसको हम रफ कर देते हैं। प्रजनन की बात करते हैं तो कवक में प्रजनन दो प्रकार से हो सकता है। एक अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। अलैंगिक तथा लैंगिक मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कुछ कवक ऐसे होते हैं जिनमें लैंगिक प्रजनन होता है और कुछ कवक ऐसे होते हैं जिसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। तो कवक में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, ठीक है। समझ में आया? तो विभिन्न प्रकार हैं अलैंगिक के और लैंगिक के। अगर हम लैंगिक प्रजनन की बात करते हैं तो लैंगिक प्रजनन में युग्मक का निर्माण होगा, या यहाँ पर विभिन्न प्रकार के नर और मादा युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे? नर तथा मादा युग्मक बनेंगे, जिसके संयुग्मन से जाइगोट का निर्माण होगा। लैंगिक जनन में क्या होगा? नर और मादा युग्मक बनते हैं और जिनके संयुग्मन से जाइगोट का निर्माण होता है या बीजाणुओं का निर्माण होता है, और उन बीजाणुओं से फिर नए कवक का निर्माण हो जाता है। अलैंगिक जनन कैसे होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन विधि द्वारा, द्विविभाजन, या विखंडन विधि द्वारा होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन मुकुलन, द्विविभाजन या विखंडन विधि द्वारा होता है, ठीक है। तो प्रजनन कैसे होगा? अलैंगिक या लैंगिक। अगला प्रमुख लक्षण क्या है? देखिए, जैसे हम पौधों की बात करते हैं तो पौधों की कोशिकाओं में क्या होता है? कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। बाहर का जो आवरण होता है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। इसी प्रकार से कवकों में भी क्या होती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति की रासायनिक संरचना अलग होती है। कोशिका भित्ति की रासायनिक संरचना पौधों से अलग होती है। कैसी होती है? यहाँ पे जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन, किस पदार्थ से बनी होती है? काइटिन नामक पदार्थ से बनी होती है, ठीक है, याद रखेंगे, काइटिन।
और अगर आप पौधों से तुलना करते हैं तो पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वह किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन यहाँ पर किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है, प्रमुख लक्षण है कि कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। ठीक है, कवकों की कोशिकाओं में या हाइफी में हरित लवक नहीं पाया जाता। हरित लवक नहीं पाया जाता। ठीक है, तो जब इन कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता तो इसका मतलब ये है कि यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इसलिए कवक क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। ठीक है, अगला प्रमुख लक्षण क्या होगा? अगर हम संचित भोज्य पदार्थ देखें, संचित भोज्य पदार्थ, कवकों में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन। जैसे जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है, उसी तरह से यहाँ पर कवकों में भी संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है अथवा तेल की बूंदें होती हैं। ग्लाइकोजन अथवा तेल की बूंदें होती हैं। ठीक है, तो संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन और तेल की बूंदें होती हैं। लेकिन अगर पौधों की बात करते हैं, पौधों से तुलना करेंगे तो पौधों में क्या होता है? स्टार्च या मंड होता है। याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सभी प्रमुख लक्षण थे कवक के, और आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? कवकों का वर्गीकरण। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कवकों का वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने नोट कर लिया। आगे हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कवक का वर्गीकरण। ठीक है, तो नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको रफ कर देते हैं और फिर हम लोग वर्गीकरण देखते हैं कि कवक को किन वर्गों में बांटा गया है। वर्गीकरण। ठीक है, तो कवक को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है कवकों को? 4 वर्गों में। प्रमुख 4 वर्गों में बांटा गया है। प्रमुख 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, और वो प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं? देखिए, फाइकोमाइसीट्स, दूसरा है एस्कोमाइसीट्स, तीसरा वर्ग है बेसिडियोमाइसीट्स, और चौथा वर्ग है ड्यूटेरोमाइसीट्स। ठीक है, तो कवक को इन 4 प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है। फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स तथा ड्यूटेरोमाइसीट्स। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग हर एक वर्ग का क्या प्रमुख लक्षण है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फाइकोमाइसीट्स की। किसकी बात करेंगे? फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स। ठीक है, देखिए फाइकोमाइसीट्स के जो कवक होते हैं
ये कवक जलीय अथवा स्थलीय दोनों आवासों पे रह सकते हैं। ये जलीय हो सकते हैं अर्थात जल में पाए जा सकते हैं या स्थल पर पाए जा सकते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल या लैंड, ठीक है। तो इनका वास स्थान क्या होगा, जल अथवा स्थल, ये दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रमुख लक्षण इसका देखिए, जो कवक सूत्र होता है, कवक सूत्र, कवक सूत्र यहां पर अपटीय होता है और मैंने आप लोगों को बताया है कि अपटीय कवक सूत्र कैसा होता है, जहां पे पट उपस्थित नहीं होता, ठीक है। मैं फिर से एक बार डायग्राम बना देता हूं अपटीय कवक सूत्र का। देखिए ये कवक सूत्र है, इसमें इस तरह से बहुत सारे केंद्रक उपस्थित रहते हैं, तो यह बहुकेंद्र की संरचना हो जाती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, संकोशिकीय कहते हैं। क्या कहते हैं, संकोशिकीय। तो जो कवक सूत्र होता है वह कैसा होगा, अपटीय और संकोशिकीय, या आप कह सकते हैं कि बहुकेंद्रकीय होता है। कैसा होता है, बहुकेंद्रकीय होता है, ठीक है, समझ में आया, सही है। देखिए प्रजनन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर प्रजनन लैंगिक अथवा अलैंगिक, लैंगिक अथवा अलैंगिक दोनों प्रकार से यहाँ पे प्रजनन होता है, ठीक है। लैंगिक अथवा अलैंगिक दोनों प्रकार से इन कवक में, इस समूह के कवकों में प्रजनन होता है। इस समूह के प्रमुख एग्जाम्पल होंगे राइजोपस, ठीक है, राइजोपस, इसका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। इसको ब्लैक मोल्ड या काला फफूद कहते हैं। क्या कहते हैं, काला फफूद, काला फफूद मीन्स ब्लैक मोल्ड। राइजोपस इस वर्ग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है और इसको हम काला फफूद के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो आप लोग ब्रेड सुबह सुबह खरीदते हैं, फैमिली ब्रेड या और किसी दूसरी कंपनी का, तो चाय के साथ आप लोग उसको खाते हैं और आप देखते हैं कि अगर पैकेट को खुला छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों के बाद, 2, 3 या 4 दिनों के बाद क्या होता है, उस ब्रेड के ऊपर हरे रंग का कुछ पदार्थ दिखाई देने लगता है, ठीक है, या फफूंद लग जाता है। वह फफूंद क्या होता है, यह राइजोपस होता है, ठीक है। उस पर राइजोपस ग्रो कर जाता है, वृद्धि कर जाता है और ब्रेड को क्या करता है, नष्ट कर देता है। और यही राइजोपस जो आप लोग अचार बनाते हैं, ठीक है, आप लोग खाते हैं अचार, तो अगर अचार के डब्बे को क्या कर दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, तो उसमें नमी आ जाएगी और वहाँ पे क्या होगा, फफूंद लग जाता है और हमारा अचार क्या होता है, खत्म हो जाता है, सॉरी खराब हो जाता है और हम उसको फिर से खाते नहीं है, फेंक देते हैं, ठीक है। तो राइजोपस फाइकोमाइसीट्स वर्ग का एक महत्वपूर्ण फंगस है, ठीक है। तो इस वर्ग के जो फंगस होंगे, जो कवक होंगे, वो कैसे होंगे, जलीय अथवा स्थलीय। कवक सूत्र कैसा होगा, अपटीय होता है, संकोशिकीय या बहुकेंद्रकीय होता है, लैंगिक जनन होगा और अलैंगिक जनन होगा, ठीक है। तो पहला समूह समाप्त हुआ। अगला जो वर्ग है वह क्या है, एस्कोमाइसीट्स, ठीक है। आइए देखते हैं एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स ठीक है। देखिए
एस्कोमाइसीट्स समूह के जो कवक होते हैं वो स्थलीय होते हैं। कैसे होते हैं? स्थलीय, अर्थात ये जल में नहीं पाए जाएंगे। कहाँ पे पाए जाएंगे? केवल स्थल पर ही रहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रमुख लक्षण क्या होगा? कवक सूत्र। कवक सूत्र, यहाँ पे कवक सूत्र कैसा होता है? पटीय होता है। कैसा होगा? पटीय। पटीय मीन्स सेप्टेट होता है, पटीय या सेप्टेट। ठीक है, फिर से मैं डायग्राम बना देता हूं, आप लोग देख पाएंगे पटीय कवक सूत्र कैसा होता है। देखिए, ये एक कवक सूत्र है और यहाँ पे ये इसका केंद्रक है और केंद्रक के बीच में आप यहाँ पे देख रहे हैं बीच बीच में क्या है? सेप्टा या पट उपस्थित होता है। तो इस समूह के, इस ग्रुप के जो कवक होते हैं उनका कवक सूत्र कैसा होता है? पटीय होता है या सेप्टेट होता है। ठीक है। इस समूह के कवक को थैली फंजाई क्या कहते हैं? थैली फंजाई कहते हैं। इस कवक के समूह को क्या कहते हैं? थैली फंजाई या इंग्लिश में सैक फंजाई कहा जाता है। सैक फंजाई। ठीक है। यहाँ पर लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार से होता है। ठीक है। यहाँ पे प्रजनन कैसा होगा? प्रजनन, देखिए इस समूह के कवक में प्रजनन कैसा होगा? लैंगिक अथवा अलैंगिक। यहाँ पर भी दोनों प्रकार से प्रजनन होता है, लैंगिक अथवा अलैंगिक। ठीक है। लैंगिक अथवा अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन होता है। यहाँ पे एक संरचना बनती है कवकों में, उस संरचना को कहते हैं एस्कस। क्या कहते हैं? एस्कस। इस एस्कस के अंदर बहुत सारे एस्काई बनते हैं या बीजाणु बनते हैं जो नए कवकों का निर्माण कर देते हैं। एस्कस के अंदर बहुत सारे एस्काई या बीजाणु बनते हैं जो क्या करते हैं? नए कवक का निर्माण कर देते हैं। ठीक है। तो एस्कोमाइसीट्स के जो कवक होंगे कैसे होते हैं? स्थलीय होते हैं। कवक सूत्र कैसा होता है? पटीय होता है। ठीक है। और आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हैं। और इस समूह के कवक को क्या कहते हैं? थैली फंजाई कहते हैं या सैक फंजाई कहते हैं। ठीक है। और प्रजनन इनमें कैसा होगा? लैंगिक अथवा अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन हो सकता है। और इनमें क्या होता है? एस्कस का निर्माण होता है जिसके अंदर बहुत सारे बीजाणु या एस्काई बनते हैं और वह पुनः वहां से बाहर निकल करके नए कवक का निर्माण कर देते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए एग्जाम्पल एस्परजिलस। क्या होगा? एस्परजिलस। एस्परजिलस पेनिसिलियम। एस्परजिलस पेनिसिलियम। ठीक है। ईस्ट। ये 3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं इस समूह के, एस्परजिलस, पेनिसिलियम और ईस्ट। ठीक है। देखिए पेनिसिलियम एक इम्पॉर्टेंट फंजाई है। आप लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है, वो इस पेनिसिलियम से ही निकाला गया था। और जिसको किस वैज्ञानिक ने निकाला था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहला प्रतिजैविक पेनिसिलियम कवक के द्वारा निकाला था। ठीक है। तो इसलिए कई बार एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है पेनिसिलियम से क्या प्राप्त किया जा सकता है या फर्स्ट प्रतिजैविक जो था वह क्या था।
पहला प्रतिजैविक क्या था? पेनिसिलिन। ठीक है, तो पेनिसिलियम से क्या निकाला जाता है? पेनिसिलिन। ठीक है, किसने निकाला था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक और एग्जाम्पल है ईस्ट, जिसको हम लोग खमीर के नाम से भी जानते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कवक है, इससे ब्रेड बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, एल्कोहल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एस्कोमाइसिट्स समझ में आ गया सबको? कैसे होंगे? स्थली, कवक सूत्रपटी, थैली फंजाई कहते हैं इनको, या सैक फंजाई, प्रजनन लैंगिक अलैंगिक, और एस्कस का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगला समूह कौन सा है? बेसिडियोमाइसिट्स। ठीक है, तो अगला समूह देखते हैं। बेसिडियोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स इस समूह के कवकों को ट्रू फंजाई कहते हैं। ट्रू फंजाई, सत्य कवक या ट्रू फंजाई कहा जाता है। ठीक है, इनका जो कवक सूत्र होता है वह कैसा होगा? पटीय होता है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए हैं तो डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। कवक सूत्र कैसा होता है? पटीय होता है। ये किन स्थानों पे पाए जाएंगे? ये स्थल पे पाए जाते हैं या स्थलीय होते हैं। ठीक है, कहाँ पे पाए जाएंगे? स्थल पर पाए जाते हैं। देखिए, इसके अलावा यहाँ पे अगर प्रजनन की बात करते हैं तो यहाँ पर इस समूह में भी प्रजनन लैंगिक अथवा अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। ठीक है, प्रजनन कैसा होगा? लैंगिक अथवा अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन यहाँ पर होता है। अगला प्रमुख लक्षण क्या है? यहाँ पे बेसिडियम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बेसिडियम बेसिडियम का निर्माण। ठीक है, यहाँ पे एक संरचना बनती है, उस संरचना को क्या कहते हैं? बेसिडियम कहते हैं। और इस बेसिडियम के अंदर क्या बनेंगे? बीजाणु बनेंगे, और वे बीजाणु बाहर निकल करके एक नए कवक का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फिर से देख लीजिए, इनको हम क्या कहते हैं? ट्रू फंजाई कहते हैं। कवक सूत्र कैसा होगा? पटीय होगा, स्थलीय होते हैं। प्रजनन कैसा होगा? लैंगिक अथवा अलैंगिक दोनों प्रकार से होगा। और क्या होता है? बेसिडियम का निर्माण होता है, और बेसिडियम के अंदर जो बीजाणु बनेंगे वे बीजाणु बाहर निकल करके फिर से नए कवक का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होगा इस समूह का, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है अगैरिकस। अगैरिकस, ठीक है, इसको हम लोग मशरूम के नाम से भी जानते हैं। मशरूम, ठीक है, बहुत लोगों ने खाया होगा मशरूम, आप लोग जानते हैं। ठीक है, मशरूम में हमें क्या मिलता है? बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं? अगैरिकस का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, आप लोग देख पाएंगे कि अगैरिकस कैसा होता है। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा कुछ इस तरह से संरचना होती है, छाते के जैसी। इसकी संरचना कैसी होती है? छाते के जैसी होती है। और मशरूम आपको बाजार में, मार्केट में पैकेट में मिल जाता है, छोटे छोटे पैकेट में मिलता है। ठीक है, जिसको हम लेकर के घर पे क्या करते हैं? सब्जी बनाते हैं और भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बेस्ट एग्जाम्पल है इस समूह का अगैरिकस या मशरूम जिसको कहते हैं। ओके, तो 3 समूह हो गए, और अंतिम और आखिरी समूह है ड्यूटेरोमाइसिट्स। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। आगे जो लास्ट समूह है इसको देखते हैं।
ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ड्यूटेरोमाइसीट्स, ड्यूटेरोमाइसीट्स, इस समूह के कवक को फॉल्स फंजाई कहा जाता है। क्या कहते हैं? फॉल्स फंजाई, असत्य कवक। ठीक है, तो इसको कहते हैं फॉल्स फंजाई। ये सभी कवक कैसे होते हैं? स्थलीय होते हैं। ये सभी स्थल पे पाए जाते हैं, जल में नहीं पाए जाएंगे। तो ये कैसे होते हैं? स्थलीय होते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए लैंगिक जनन नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंगिक जनन नहीं होता, लैंगिक जनन नहीं होता। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? फॉल्स फंजाई कहते हैं। तो लैंगिक जनन अनुपस्थित होते हैं, लैंगिक जनन नहीं होता है। और जब लैंगिक जनन नहीं होगा तो क्या होगा? अलैंगिक जनन होगा, अलैंगिक जनन। इस समूह के कवक में अलैंगिक जनन कोनिडिया के निर्माण के द्वारा होता है। क्या बनता है? कोनिडिया निर्माण होता है, कोनिडिया निर्माण। ठीक है, कोनिडिया एक अलैंगिक अंग होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे बीजाणु बनेंगे। किसके अंदर? कोनिडिया के अंदर। और फिर वो बीजाणु बाहर निकल करके नए कवक का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, क्या होगा? इनको हम फॉल्स फंजाई कहते हैं, स्थलीय होते हैं, लैंगिक जनन नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलैंगिक जनन किससे होगा? कोनिडिया निर्माण के द्वारा होगा। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल इसका होता है सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये अंतिम और आखिरी समूह था जिसमें एग्जाम्पल क्या है इसका? सर्कोस्पोरा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट और एनिमल किंगडम के प्रमुख लक्षण। ठीक है, थैंक्स।